सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है। आप सर्चिंग एजुकेशन हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 6 इस तरीके से सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, पार्ट 1 में हमने कहाँ तक पढ़ा? पार्ट 1 में हमने ये सब कवर कर लिया है। पार्ट 1 में आपको मैं बता दूं, आग की खोज वगैरह ये सब कवर हो चुका है। नाम और तिथियां, इससे पहले आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं यहाँ तक, और इसका जो पॉइंट्स था वो मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे नाम और तिथियां। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा पाषाण का मतलब हुआ प्राचीन, पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। अगर पूछा जाए आपको पुरा पाषाण काल का मतलब आपको बताना है ना, टाइम पीरियड, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। ओके, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और आगे उत्तर। यानी कि आरंभिक पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उत्तर पुरा पाषाण युग, है ना? मानव इतिहास की लगभग 99% यानी कि 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, है ना? इस टाइम पीरियड का जो औजार होता था वो प्रायः छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है ना? लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? मतलब नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, है ना? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ओके, बदलती जलवायु। ठीक है ना? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बदलती जलवायु। अब ये क्या है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। आगे क्या है? जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी
हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। पहले तो इसका शिकार किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे उन्होंने समझा कि इन्हें पालना भी ज़रूरी हो सकता है। अगर पाला जाए इन जानवरों को, जो ज़्यादा खतरनाक न हो, है ना, जो आक्रामक न हो जानवर, जो पालतू टाइप से हो, अगर उनको पाला जाए तो उससे क्या लाभ है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, है ना। इसी टाइम पे क्या हुआ, मछली को भी खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। हो सकता है मे बी बटोरना मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया ना। मान लो आप देख रहे हो जो मतलब ये अनाज है, इसका इस्तेमाल खाने में किया जा रहा है, और धीरे धीरे कभी ऐसा हुआ होगा जो उसको इकट्ठा कर लिया गया होगा और फिर उसको बोया होगा उन्होंने, फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर वैसा ही फसल बिल्कुल एज इट इज़ मिला होगा उन्हें। तो उनको लगा होगा नहीं, ये मतलब एक समय के बाद अगर इस तरीके से मिलता है तो इसको बार बार उपजाना चाहिए, और धीरे धीरे वे क्या बन गए होंगे, कृषक बन गए होंगे। आगे है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, है ना। जो उनके खाने लायक वस्तुएं होंगी, चीज़ें होंगी, वो खा लेते होंगे। और जैसे उसका मतलब भूसा हो गया, है ना, और कुछ अगर बच गया तो वो जानवरों के लिए छोड़ देते होंगे। तो कुछ जानवर जो शाकाहारी होते होंगे वो आते होंगे, खाते होंगे, तो उन्हें लगा होगा नहीं, इन्हें पाला भी जा सकता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, है ना। सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को, मतलब कुत्ते को कह सकते हैं सबसे पहले, है ना, पालतू जानवर मतलब पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, है ना। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ऑब्वियस सी बात है, फसल उपजाते थे तो कृषक बन गए, और धीरे धीरे पालतू जानवरों को पालने लग गए तो वो क्या हो गए, पशुपालक हो गए, है ना। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये आप सोचिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो क्या हो सकता है जो उन्होंने कुत्तों को ही पालतू जानवर बनाया, है ना। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं, चयन मतलब उसको सेलेक्ट करते हैं, है ना, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, है ना। मतलब छोटा छोटा मोटा अनाज कह सकते हैं, जैसे पहले के टाइम में मोटे अनाज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, है ना। साथ ही उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है
ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक मतलब जो हिंसा न करते हो, जो आक्रामक न हो, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट कह सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, है ना। उनके दांत नुकीले नहीं होते हैं जिस तरीके से जंगली जानवर के होते हैं, है ना। तो पालतू जानवरों के दांत मतलब कह सकते हैं अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जंगली जानवरों से। इन दांतों को देखो, है ना, जो ऊपर में दिया हुआ है, ये दांत का ही पिक्चर दिया हुआ है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। तो जो बड़ा होगा वो जंगली सूअर का, और जो छोटा होगा वो पालतू सूअर का होगा, है ना। आगे दिया हुआ है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, है ना। इसे इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, ये देखिए, ये क्या है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने मतलब जंगल घास फूस, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो ये सब कारण रहा होगा जिससे कि उन्हें अस्थाई बनाया गया होगा। मतलब जो लोग थे, प्रारंभिक लोग, वो अस्थाई बने होंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने अगर बो दिया और वो चले गए वहाँ से, तो फिर तो वो मतलब बेकार हो जाएगा ना। फिर उसकी देख रेख कैसे होगी। तो फिर वो उस फसल के इंतज़ार में मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, है ना, और फिर उसके बाद भंडारण, फिर उसको सुरक्षित रखना और भी बहुत सारा काम था। तो ये सब जैसे जैसे उनके दिमाग में चला होगा, जैसे जैसे वो ये एक्टिविटी करते होंगे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, एक नई जीवन शैली उनमें परिवर्तित होने लगी, उनके अंदर डेवलप होने लगी। और फिर वो एक नए तरह से जीवन यापन करने लगे। जैसे कि पहले घूम घूम करके मतलब अपना जीवन यापन करते थे, अब वो अस्थाई हो गए और फिर एक मतलब पहले से बेहतर लाइफ जीने लगे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। स्टोरेज, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। स्टोरेज कैसे किया जा सकता है? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए होंगे, लकड़ी की या फिर कह सकते हैं टोकरी बनाई गई होगी, बांस का जैसे नहीं बनता है टोकरी, उस तरीके से बुनी होगी, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद दिया गया होगा। गड्ढा खोद करके कुछ मतलब पत्थर उत्थर चारों तरफ से डाल करके इस तरीके से मतलब स्टोरेज किया गया हो जिससे कि अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए। फिर आगे क्या किया गया होगा? आगे ये पूछा गया है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो क्या वो बर्तन भी बनाते थे? तो जब तक बर्तन नहीं बनाते थे तो स्टोरेज कैसे करते थे, है ना। फिर आगे देखते हैं, जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो कह सकते हैं कि जब हम पशु पालते हैं, है ना, तो उससे भी हमें फ़ायदा है कि क्या हो,
सबसे पहले तो हमें दूध मिलता है उससे, है ना। और क्या हो सकता है, और अच्छे से हम उसका अगर देखभाल करें तो हमें लंबे समय तक फिर पशुपालन की, मतलब जो हम पशु पाल रहे हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। आगे दिया है भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, ये आपको पता करना है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अब तो खैर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा है खेत को जोतने के लिए, पहले तो बैल का इस्तेमाल किया जाता था। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भैंस का भी इस्तेमाल किया जाता है खेत को जोतने में, है ना। तो ये सब चीज़ है। भेड़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो भेड़ का इस्तेमाल जैसे उसका ऊन निकालने के लिए, है ना, उसके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसको निकाल करके ऊन बनाया जाता है। फिर ऊन मतलब गर्म कपड़े का काम करता है। तो ये सब होता है जानवरों का भोजन के अलावा, ये सब कार्य है। आगे है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। अब आइए पृष्ठ मानचित्र 2 पे जाते हैं, पृष्ठ संख्या 13, और नीले रंग का आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आरंभिक गांव, ये है ना, यहाँ पे आरंभिक गांव, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए इनाम गांव, यहाँ पे है इस तरीके से नीले रंग का। क्या ये वाला बताया जा रहा है कोई, या कोई और है क्या तुम। इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, है ना। तो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं, है ना। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं, और उससे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जानवर पालते होंगे, है ना। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों की कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है ना। अभी भी आपको पता होगा, जैसे अब तो नहीं, पहले क्या होता था, गर्मी के मौसम में लोग बाहर खाना बनाते थे, और ठंड के मौसम में लोग कोशिश करते थे घर के अंदर में खाना बनाएं। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, है ना। आगे ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज एवं वनस्पतियों से प्राप्त अन्य जीवों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अगर आपको पता होगा तो गांव घर में, शहरों में भी कहीं कहीं मिल जाता है। गांव घर में आपने देखा होगा ओखली और मूसल। ओखली जिसमें अनाज रखा जाता है, और मूसल जिससे उस अनाज को कूटा जाता है। आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार
हड्डियों से भी बनाए जाते थे, है ना। कुछ औजार क्या होते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसा कि ये देख सकते हैं, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, कूटने के लिए, पीसने के लिए, काटने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं, इसका अगर धार है तो इससे किसी चीज़ को काटा भी जा सकता है। ये कूटने के लिए, ये वाला जो होगा ये किस लिए होगा, कूटने के लिए होगा। ये कह सकते हैं पीसने के लिए होगा, इस तरीके से। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब ड्राइंग कह सकते हो, ऐसे करके कोई चित्रकारी टाइप का, है ना। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। स्टार्टिंग में तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा, कपास का ही इस्तेमाल किया गया होगा, कपास, जूट। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती, पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में आप देखोगे, पृष्ठ संख्या 13 पे, मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कैसे पता लगा करके? वही अवशेष का पता लगा करके। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ऐसी कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक इंसान है और यहाँ पे ये बकरी है, और भी कुछ कुछ सामान सब रख दिया जाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल का पहचान कर सकते हो? इस तरीके से आगे दिया हुआ है, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है, ये जो दिखाया जा रहा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। रंग, कलर के बारे में बात हो रही है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अनुष्ठान मतलब शुभ कार्य। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? क्यों बनाया गया होगा?
तो यहाँ पर देखिए, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए ये बनाया जाता होगा, शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए बनाया जाता होगा, ये सब कारण रहा होगा, है ना। आगे है, एक नव पाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पहिए का ही विकास नहीं हुआ था। अब जिस समय पहिए का विकास होगा, वाहन का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कौड़ियाँ तथा सीपियों का क्या उपयोग होता है? आपने देखा होगा, नदियों में, तालाबों में, नदियों खास करके समुद्र में पाया जाता है। कौड़ी, सीपी, ये सब समुद्र में पाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपका चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर को करने की। और आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी जो आपके प्रश्नों का उत्तर समय पर दिया जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।